नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक इतिहास का पहला ही टॉपिक, यूरोपियन कंपनियों का आगमन। तो साथियों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप में वो दिलचस्पी जागेगी और जो भूलने की आदत है आपको, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन कंपनियों के बारे में कि कैसे कैसे वो भारत में आती हैं, और इन सब को हम देखेंगे कुछ इमेजेस के थ्रू। ठीक है, तो आखिर क्या कारण था कि यूरोपियन कंपनियों को इतनी दिक्कतों के साथ भारत आना पड़ा, और क्यों आना पड़ा, और क्या कारण थे कि वो भारत से व्यापारिक संबंध बनाना चाहते थे। और जब यहाँ से वो मसाले लेकर गए भारत से, तो उनसे उन्होंने कितना लाभ कमाया, और इसी लाभ ने यूरोपीय वासियों को आकर्षित कर लिया। और इन यूरोप वासियों का भारत में कैसे कैसे युद्ध होते हैं आपस में, और इन सबको देखेंगे। और उनके सब के बाद आप ये देखेंगे कि भारत में जो यूरोपियन कंपनीज थे, वो उनका आने का दौर शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण था, इन सबको देखेंगे। और इन यूरोपियन कंपनीज का आपस में भी लड़ाई होती है, और क्यों ये भारतीय राज्यों को भी आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और इसके अलावा हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, इमेजेस के थ्रू देखेंगे, और कुछ ना कुछ हम उसकी ट्रिक बनाएंगे जिससे कि आपको याद रहे, आप एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना कर दें। ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट ईयर में जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं महत्वपूर्ण, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का मादा इस वीडियो के बाद देखने के बाद आप में पैदा हो जाएगा। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि 15वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है कि भारत के अपार व्यापारिक अवसरों में यूरोपीय देशों को आकर्षित किया। ठीक है, 15वीं शताब्दी के लास्ट में भारत के अपार व्यापारिक अवसरों ने, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ ने, यूरोपीय देशों को अट्रैक्ट किया। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत का रास्ता खोज लिया, और पुर्तगालियों ने गोवा को अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना लिया। और इसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई और मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करने लगी। फिर 1464 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में पहुंचती है और पौंडीचेरी में अपनी शक्ति बढ़ाने लगती है। और देखते हैं हम क्या कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे अपने व्यापारिक प्रभाव को राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। प्लासी के युद्ध यानी कि 1757 के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अधिकार कर लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन कंपनियों ने न केवल व्यापार किया, बल्कि भारत की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर भी गहरा असर डाला, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप पर औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ती है। तो इन सभी बातों को हम देखेंगे, एक एक करके समझेंगे, इसकी गहराई को हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले देखेंगे कि ये आखिर यूरोप है कहाँ पर। तो साथियों, यूरोप है यहाँ पर और भारत है यहाँ पर। तो आखिर यूरोपवासियों को भारत में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उससे पहले हम ये उनका बैकग्राउंड देखते हैं। तो उनका जो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से वहाँ जाड़ों में ऐसी बर्फ़ गिरती है कि ज़मीन पर बर्फ़ की परत पिच जाती है और खेती योग्य ज़मीन नहीं रहती है, और जानवरों के लिए चारा जो है वो नहीं उपलब्ध हो पाता है। और इस कारण से ये लोग क्या करते थे, जानवरों को मार दिया करते थे। उनकी जो मीट होती थी उसको नमक से संरक्षित करते थे, और नमक से संरक्षित करने के कारण वो नमकीन हो जाती थी, और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए वो इन मसालों का प्रयोग करते थे। और ये मसाले कहाँ मिलते थे, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी जगत या फिर
इंडोनेशिया, मलेशिया, मलक्का का क्षेत्र, जहाँ से भी मसाले मिला करते थे। इन मसालों को वो अपने इन्हीं मीठों में लगा के अपने क्या करते थे, खाने योग्य बनाते थे इन्हीं मीठों को, समझे। इससे क्या होता है, नमक की जगह अगर हम मसाले लगाते हैं उससे भी मीट जो है संरक्षित हो जाता है, और जो मीट 1 या 2 दिन चलता था वो हफ्तों के हफ्तों चलते थे। तो ये भी एक कारण था। लेकिन यूरोप और भारत के व्यापार की जहाँ तक बात है तो ये कोई नई बात नहीं थी। प्राचीन काल से यूरोप से भारत का जो है व्यापार चल रहा था, और उनके 3 रास्ते थे। एक तो था लाल सागर से होकर के, और दूसरा था पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की जो खाड़ी है वहाँ से, और तीसरा था आपका सिल्क रोड यानी कि स्थल मार्ग। तो 2 समुद्री मार्ग थे और एक स्थल मार्ग था, जहाँ से कि हम दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार हुआ करता था यूरोप के लिए। और ये सब चीज जुड़ते थे कहाँ पर, भूमध्य सागर में जाकर के। और भूमध्य सागर से ये सामान पहुँचता था इटली में, और यहाँ पर इटली वालों की मोनोपोली थी, और इटली वाले फिर ये सारे सामान जो थे वो यूरोप में भेजते थे, और ऊंचे ऊंचे दाम पर उसको बेच करके मुनाफा वसूल करते थे। चलिए यहाँ तक तो ठीक ही था, लेकिन आखिर यूरोपियन को भारत के लिए नए रास्ते खोजने की जरूरत क्यों पड़ी, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। तो साथियों, इस सवाल का जवाब आपको ऐसे मिलेगा कि आप ये देखिए, ये क्या है, पर्शियन गल्फ, और ये क्या है, रेड सी। तो रेड सी की जहाँ तक बात है तो रेड सी की एक बात ये थी कि इसमें धुंध यानी कि जाड़े के समय में घना कोहरा रहता था, जहाँ से शिपिंग करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो जहाजी बेड़े को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। और उसके अलावा यहाँ पर क्या था, लाल सागर में चट्टानें थीं, जिससे कि जहाजी बेड़े को नुकसान पहुँचने की संभावना सदा बनी रहती थी। ये तो था, ये भी कारण। फिर इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि 1453 में ओटोमन एम्पायर की नींव पड़ती है और रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है और 1453 में कस्तुनतुनिया यानी कि तुर्की जिसको बोलते हैं, वहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, या हम कहें मुसलमानों का अधिकार हो जाता है। और इसी मुस्लिम अधिकारों की वजह से यहाँ पर क्या होती है, थोड़ी आवाजाही पर थोड़ी दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाती है, और इस कारण से भूमध्य सागरीय व्यापार प्रभावित होने लगता है। क्योंकि ये जो मुस्लिम क्षेत्र थे ये बहुत ही अधिक चुंगी वसूलते थे जब भी कोई जहाज़ इनसे होकर जाता था, और ये कई राज्यों से होकर जहाज़ निकलता था। इस कारण से भी बस्तियाँ और भी महंगी होती जा रही थी। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये था कि ईसाइयों और मुस्लिमों का हमेशा से बैर रहा है, तो उनको ये डर रहता था कि कभी ना कभी ये रास्ते बंद कर दिए इन्होंने तो क्या होगा, ठीक है। तो इस कारण से उन्हें एक नए रास्ते की तलाश थी, और वो नया रास्ता उनको मालूम था कि कहीं ना कहीं से समुद्र से होकर जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भूमध्य सागर है, ये आपका रोम है, और यहीं पे रोम पर क्या थी, इटली वासियों की यानी इटली व्यापारियों की कंट्रोल था और मोनोपोली थी। तो नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए 2 देश आगे आते हैं, उनमें एक पुर्तगाल होता है और एक स्पेन होता है। और पुर्तगाल और स्पेन जो है ये नए रास्ते की खोज के लिए निकल पड़ते हैं, और यहीं से शुरू होता है एक ट्रायंगल, जो कि पूंजी और अफ्रीका के जो निग्रो गुलाम हैं और कॉलोनी, इन 3 ट्रायंगल के बीच में घूमता है, और यहीं से होती है इनके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत। तो साथियों, ये लोग क्या करते थे, ये अफ्रीका से गुलामों को ला करके अपने कॉलोनी में लगाते थे। कॉलोनी में क्यों लगाते थे कि उनके पास जो ज़मीन होती थी वहाँ पर ये खेती करें, और वहाँ से जो कॉफ़ी, गन्ने, चाय वगैरह पैदा होती थी, इसको ये लोग क्या करते थे, ये लोग यूरोप में ले जा करके बेचा करते थे। उससे क्या होता था, उससे इनको लाभ होता था, एक पूंजी जनरेट होती थी, और पूंजी आवश्यक होती है हमेशा किसी भी उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए। इस कारण से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, नई नई फैक्ट्रियाँ खुलने लग गई, लेकिन उन प्रोडक्ट को मार्केट की आवश्यकता थी, तो मार्केट की तलाश थी इनको, ठीक है। और इसके अलावा इनको सस्ते लेबर के लिए कॉलोनी की आवश्यकता थी, और इसके अलावा
इन्होंने क्या किया, सस्ते लेबर के लिए उनका शोषण किया। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो इन 3 चीज़ों पर टिका था, एक बाजार, एक कॉलोनी और एक गुलाम। ठीक है, तो इस तरीके से इन पे जो है असीम पैसा पैदा होता है और दिन पे दिन ये लोग अमीर होते चले जाते हैं और गरीब देश गरीब होते चले जाते हैं। देखिए, जब पैसा आता है तो क्या होता है, उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलता है और कुछ लोगों को पैसा होता है तो ठलुआ बैठे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और कभी कभी वो इतना क्रिएटिव सोच लेते हैं कि वो एक क्रांति लेके आता है। जैसे कि न्यूटन, देखिए, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और इन्होंने ग्रेविटी की खोज कर ली। वरना कितने लोग होते हैं जो खाली बैठे रहते हैं लेकिन इतना क्रिएटिव नहीं सोच पाते हैं। तो इनके अंदर क्या था, एक विज्ञान की जो सोच थी वो पैदा होती है, इसी कारण से कहते हैं पुनर्जागरण। ठीक है, तो यूरोप में ये पुनर्जागरण होता है और साहित्य के क्षेत्र में भी होता है, न केवल विज्ञान के बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी होता है। और विलियम शेक्सपियर जैसे लोग भी आते हैं और भाप का इंजन जो होता है वो बनता है और दिशा सूचक यंत्र बनते हैं और प्रेस का भी आविष्कार होता है और जहाज जो होते हैं उनका भी निर्माण बहुत ही उच्च स्तर पर होता है, जो कि लंबी लंबी दूरी को तय करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा आधुनिक हथियार जो होते हैं वो भी ये लोग बना लेते हैं, जिससे कि ये लोग अधिक से अधिक कॉलोनी पर कब्जा कर सकें। तो ये सब होता है इसी पुनर्जागरण के कारण। अब देखिए, नए रास्ते की खोज के लिए स्पेन से निकलते हैं कोलंबस कि भारत की हम खोज करेंगे। लेकिन 1492-93 की बात है, भारत की खोज पर निकलते हैं लेकिन पहुंच जाते हैं अमेरिका और अमेरिका को ही समझ लेते हैं कि उन्होंने इंडिया की खोज कर ली है। और इंडिया पे जो कुछ आदिवासी जो मूल निवासी लोग होते हैं उनको देख करके ये क्या बोलते हैं, रेड इंडियन। रेड इंडियन क्यों बोला, क्योंकि उनके जो बाल थे वो लाल रंग के थे, तो उनका इन्होंने नाम रख दिया रेड इंडियन। और जीते जी यही सोचते रहे कि इन्होंने इंडिया की खोज कर दी है, लेकिन देखा जाए तो वो अमेरिका था। और अमेरिका का जो इतिहास था वो ज़्यादा पुराना नहीं है, मात्र 500 साल पुराना है। और इस 500 साल पुराने अमेरिका ने पूरी दुनिया में टंका बजा दिया है, दुनिया का सबसे अमीर देश, सबसे पावरफुल देश बन गया। और ये सब हुआ किस कारण से था कि कोलंबस की खोज की वजह से। हालांकि सिरे तो कोलंबस को नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो योगदान हम मान ही सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनसे पहले जो है बार्थोलोम्यू जो थे वो 1488 में भी भारत की खोज के लिए निकले थे और वो आशा अंतरिक्ष तक पहुंच करके वापस लौट आए थे। और ये नक्शे जो युद्धान का, ये इसी नक्शे का फ़ायदा उठाते हैं कौन, पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा जो थे वो लिस्बन से चलते हैं 8 जुलाई 1497 को। और जहाँ तक कौन बार्थोलोम्यूज गया था वो उससे भी आगे निकल जाते हैं एक गुजराती की मदद से और भारत को खोज निकालते हैं। तो इस प्रकार से भारत की खोज हो जाती है। और जब वो भारत पहुँचते हैं तो कालीकट पर जमोरिन जो वहाँ का शासक था, राजा था, वो उनका स्वागत करता है। और स्वागत के बाद जब वास्को डी गामा दरबार में पहुँचते हैं तो अपने राजा के बारे में बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं जो चुपचाप से सभी लोग उनकी बातें सुनते हैं दरबार में। लेकिन जब उपहार देने की बात आती है तो कुछ चंद पीपे निकलते हैं और कुछ टोपियाँ और कोट निकलते हैं, जिसे देख करके वहाँ के लोग सभी इनकी हंसी उड़ाते हैं। और राजा जमोरिन जो होता है वो थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसको उम्मीद थी कुछ ज़्यादा की, और निकला क्या केवल कुछ चंद पीपे और टोपियाँ। तो सही मायने में देखा जाए तो उनको ये लगा था कि ये बंदा वास्को डी गामा जो है उनको टोपी पहनाने आया है। मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं था। तो ये सब चीज़ें हैं। और उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ समुद्री यात्री जो अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में, और उनकी खोज और उनके देश से लेकर के कि कहाँ के थे और उन्होंने क्या खोजा था। तो आपको पता ही है कि क्रिस्टोफर कोलंबस थे, स्पेन के थे, निकले थे भारत खोजने, खोज लिया अमेरिका गलती से। और फिर थे वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से थे और इन्होंने भारत की खोज करी थी। और कैप्टन कुक जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन के थे और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया खोज लिया था। याद करने का ट्रिक बहुत आसान है कि इनका नाम के आगे क्या है, कैप्टन कुक। और जब भी आप कोई खाना वगैरह पका लेते हैं और कोई मेहमान अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसको ट्रे में लेकर के उसके सामने सर्व करेंगे, है ना। यानी कि ट्रे में लिया और उसको सर्व किया। तो कुक को हम ऑस्ट्रेलिया से बड़ी इजीली
रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर है आपके एबेल तस्मान, जो कि हॉलैंड के थे और इन्होंने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। नाम से मालूम पड़ रहा है कि तस्मान तस्मानिया। तो ये तो रही बात समुद्री यात्रियों के देश और उनकी खोज को लेकर के। अब हम बात करेंगे यूरोपियन कंपनी के आगमन और स्थापना वर्ष को लेकर के। तो स्थापना वर्ष की बात की जाए तो आपके सामने ये चित्र है, इससे हम ट्रिक बनाएंगे। और आगमन वर्ष की बात है तो हम उसकी भी हम चित्र के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, स्थापना वर्ष की अगर बात करोगे तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 में, और इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1731 में स्थापना होती है। तो इसकी ट्रिक बहुत इजी है कि पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा। पुत्र मतलब पुर्तगाल, अड़ा का आ मतलब अंग्रेज, और आ मतलब डच, डेढ़ मतलब डेनिश, फा मतलब फ्रांसीसी, और सा मतलब स्वीडिश। तो इस तरीके से आप इनके क्रम को भी, स्थापना वर्ष के क्रम को याद कर सकते हैं। और अब बात रही आगमन वर्ष की, तो आगमन में आप देखेंगे आग लगी हुई है और एक संत जो हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं, यानी कि उनका नमन कर रहे हैं, आग को नमन कर रहे हैं। तो आगमन, अब इसको भी हम बताएंगे कैसे इसकी ट्रिक है, पहले देख लेते हैं। देखिए, आगमन वर्ष और स्थापना वर्ष में एक ही अंतर है। वो अंतर ये है कि पुर्तगाल तो सेम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, नो डाउट, ठीक है, उनकी स्थापना वर्ष भी नो डाउट सबसे पहले है। लेकिन अगर आप देखेंगे अंग्रेज़ों की स्थापना वर्ष पुर्तगालियों के बाद हुई थी, और आगमन की बात करेंगे तो डच पहले आ गए थे अंग्रेज़ों से, ठीक है। तो ये क्रम जो है थोड़ा बदल जाता है। तो स्थापना वर्ष में अंग्रेज और डच हैं, और आगमन में डच और अंग्रेज हैं। तो आप देख सकते हैं कि आगमन वर्ष में पुर्तगाली जो थे वो 1498 में आए, डच 1605 में, अंग्रेज 1608 में, डेनिश 1616 में, और फ्रांसीसी 1667 में। साथ ही इनकी कंपनी के नाम दे रखे हैं। पुर्तगाली कंपनी के नाम है एस्तादो द इंडिया, डच का नाम है कंपनी का वेरिंग दे ऑस्ट इंडिको, अंग्रेजी कंपनी का नाम बहुत लंबा चौड़ा है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं लगे थे बाद में। फिर है डेनिश, जिसको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसीसी की जो कंपनी का नाम था वो था कंपनी द इंड ओरिएंटल। तो साथियों, स्थापना वर्ष की ट्रिक आपके सामने है। थप्पड़ पड़ते ही पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा। थप्पड़ से मतलब थप्पड़ को हम स्थापना से जोड़ेंगे, और पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा हमने बता ही दिया आपको कि कैसे कैसे है। फिर आगमन वर्ष में आप देखिएगा कि आग को नमन, कोई आदमी आग को नमन कर रहा है बाबा, क्यों? क्योंकि वो डर गया है, ठीक है। क्यों डर गया आग से? आग को नमन, क्यों डर गया आग से? तो डर का मतलब ये हो गया कि पहले डच, आग का मतलब अंग्रेज, तो डच पहले अंग्रेजों से, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, क्रम सबको याद हो जाता है। कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि अंग्रेज पहले कि डच पहले, और इसको दूर करने के लिए मैंने ये ट्रिक दी है कि जिससे कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपका आगमन वर्ष है उसमें जो डच है वो पहले आते हैं अंग्रेज से, ठीक है। अब देखिए पुर्तगालियों का जो आगमन था, ठीक है, तो पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग को खोजने का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक और धार्मिक था। आर्थिक कारण व्यापार से, और धार्मिक कारण एशिया में ईसाई धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो पोप थे उन्होंने भी इनको जाने की अनुमति तब दी थी जब इनको पूरा विश्वास दिला दिया गया था कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो जो ईसाई धर्म नहीं मानते हैं हम उन लोगों को ईसाई धर्म बनवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा जो था वो भारत में कालीकट बंदरगाह, जिसे हम मालाबार तट बोलते हैं, वहाँ पे पहुँचा था। यहाँ पहले से ही बसे अरबी व्यापारियों ने वैमनस्य का व्यवहार किया। अब सीधी सी बात है, जो पहले से व्यापार कर रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बगल में दुकान खोल के बैठ जाओ, तो भाई उसका व्यापार प्रभावित होगा नहीं होगा। तो यही कारण था कि जो अरबी व्यापारी थे उनका इनसे आपस में कैसा हो गया, दुश्मनी होने लगी थी। और कालीकट के जो जमोरिन थे इनका स्वागत करते हैं और मसाले और जड़ी बूटियाँ ले जाने की इनको अनुमति दे देते हैं, और ये जो मसाले लिया करके यूरोप में बेचते हैं तो इनकी यात्रा का जो खर्चा होता है
उससे भी ये 60 गुना अधिक मुनाफा कमाते हैं। और ये जो चीज़ें थी वो इनको आकर्षित करती है दोबारा जाने के लिए। तो वास्को डी गामा से जुड़ी हुई मेन बात है कि भारत के लिए नवीन समुद्री मार्ग की खोज की थी, और उनके जो खोजने में जो जिसने हेल्प की थी उस व्यक्ति का नाम था अहमद इब्न मजीद। और काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना लाभ कमाते हैं, और इसके अलावा जमोरिन द्वारा इनका स्वागत होता है। तो ये 4 बातें तो कम से कम वास्को डी गामा से जुड़ी हुई पता रहनी चाहिए। तो साथियों, जब वास्को डी गामा कालीकट के तट पे पहुंचते हैं तो इनका बड़ा स्वागत होता है। लेकिन उसके बाद आप देखिएगा कि 1500 में फिर से पुर्तगाली पहुंचते हैं, जिनमें पेड्रो अल्वारेज कैब्राल पहुंचता है। उनका एक दल पहुंचता है जो कि दूसरा पुर्तगाली अभियान होता है। और 1502 में वास्को डी गामा फिर पहुंचते हैं। पहले कब पहुंचे थे? 1498 में। और फिर वास्को डी गामा अगली बार 1502 में पहुंच जाते हैं। और इसके बाद तो पुर्तगालियों का भारत में आना जाना शुरू हो जाता है, और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित होती है। लेकिन इसे बाद में जमोरिन ने बंद करवा दिया था। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि वो सिचुएशन क्या रही होगी जो जमोरिन ने इसे बंद करवाया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अरबी व्यापारी थे उनको एक डर सता रहा था, और वो जमोरिन का कान जरूर भरते होंगे। तो 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार के मकसद से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बना ली थी। और इसके बाद कन्नूर 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं। तो 1503 में आप पहली फैक्ट्री कोचीन में देखेंगे, ठीक है, और कन्नूर में आप क्या देखेंगे? दूसरी फैक्ट्री देखेंगे जो कि 1505 में बनी थी, 2 साल बाद ही। तो भाई जो कोचीन की पहली फैक्ट्री है 1503 में बनी थी, इसे अल्बुकर्क ने बनाया था। और आगे चल के यही अल्बुकर्क जो होता है वो क्या होता है? दूसरा वायसराय बनता है। और हम पहले देखेंगे कि पहला वायसराय कौन था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो थे वो 1505 से 1509 तक रहते हैं, और ये वायसराय होते हैं पहले, या फिर इनको कहें गवर्नर होते थे। इनका जो मूल उद्देश्य था वो था शांतिपूर्वक व्यापार करना, जिसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसके बाद 1508 ईस्वी में चोल के युद्ध में संयुक्त बेड़े से पराजित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगले ही वर्ष 1509 में दीव के युद्ध में संयुक्त बेड़े को पराजित कर देते हैं, और कोचीन का दुर्गीकरण और अपना मुख्यालय भी बना लेते हैं। संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े में मिस्र का ममलुक सुल्तान होता है, कालीकट के जमोरिन और गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा होता है। अब इसको जरा हम ट्रिक से देखेंगे जो कि सारी बातें हमको याद रहें। तो देखिए, ये है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। नाम से ही हम इंटरलेट कर सकते हैं कि फांसी पर लटकी एक बोतल इसमें नीला पानी भरा है। ये ट्रिक हमारे पास है और इससे हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए, फांसी लटकी है, एक बोतल है, एक का मतलब पहले गवर्नर, और नीली बोतल मतलब नीली बोतल में नीला पानी है, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी। हमने इस एक इमेज से 3 बातें कर ली। एक तो इनका नाम निकल के आ गया फ्रांसिस्को, एक बोतल मतलब पहले गवर्नर, और बोतल के अंदर पानी भरा हुआ नीला यानी ब्लू वाटर पॉलिसी इन्हीं से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो साथियों, क्यूलोन में 1505 में ये क्या कर देते हैं? दुर्गीकरण करते हैं क्यूलोन में, और कोचीन में भी ये दुर्गीकरण करते हैं और उसको मुख्यालय बना लेते हैं कोचीन को, ठीक है। कन्नूर होता है, कन्नूर में भी ये दुर्गीकरण करते हैं, यानी कि अब इन्होंने क्या किया? किलाबंदी करना शुरू कर दिया है। आप पूरा मालाबार तट पे देखेंगे कि पुर्तगाली कैसे कैसे क्या कर रहे हैं? दुर्गीकरण कर रहे हैं, अपनी रक्षा कवच को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। और अंजी द्वीप में भी 1505 में क्या करते हैं? दुर्गीकरण कर लेते हैं। तो क्यूलोन, कोचीन, कन्नूर और अंजी द्वीप यहाँ पर क्या करते हैं? ये दुर्ग बनाना शुरू कर लेते हैं, जिससे कि जो अरब व्यापारी हैं इनसे इनको सुरक्षा मिल सके। और चोल का युद्ध होता है 1508 में। 1508 में चोल का जो युद्ध होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो पुर्तगाली बेड़ा होता है, इनका 3 संयुक्त बेड़े से लड़ाई होती है।
और इनमें कौन कौन थे? एक तो ममलूक सुल्तान था मिस्र का, और कालीकट का जमूरिन, और गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा। और इन तीनों की लड़ाई होती है इस फ्रांसिस्को अल्मीड़ा से, और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो होते हैं वो इसमें हार जाते हैं। लेकिन एक वर्ष बाद ही क्या होता है? एक वर्ष बाद ही आपके द्वीप में फिर से लड़ाई होती है 1509 में, और इस बार क्या करते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो होता है वो इनको अच्छे से सबक सिखाता है और इनको हरा देता है। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। तो वास्तविक संस्थापक थे, 1509 में दूसरा वायसराय बनते हैं। और अल्बुकर्क की हमने बात की थी ना, कोचीन को इन्होंने दुर्ग बनाया था। तो 1503 में भारत में पुर्तगालियों के पहला दुर्ग का निर्माण कोचीन में जिन्होंने करवाया था, वो प्रथम यूरोपियन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है कोचीन का। तब ये वायसराय नहीं थे जब इन्होंने 1503 में बनाया था। ये वायसराय कब बने हैं? 1509 में। लेकिन उससे पहले ये कोचीन में दुर्ग बना चुके थे। फिर 1510 में बीजापुर के जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे ये गोवा छीन लेते हैं। गोवा में सती प्रथा का अंत कर देते हैं और भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए अपने देशवासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। जिससे आबादी बढ़ेगी तो शक्ति बढ़ेगी। और विजयनगर के जो शासक होते हैं कृष्णदेव राय, है ना, तो उन्होंने क्या किया? भटकल में इनको दुर्ग बनाने की परमिशन दे दी। और 1511 में मलक्का द्वीप पर और 1515 में हॉर्मुज पर अधिकार कर लेते हैं। और इन्हीं सब कारण से इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अल्फांसो का जो शब्द है ना, अल्फा से हम एक पावरफुल आदमी को समझ सकते हैं। कैसे? आपने अगर एनिमल मूवी देखी होगी तो उसमें रणबीर कपूर जो होता है वो एक बात कहता है कि पहले के ज़माने में अल्फा लोग होते थे, वो क्या करते थे? पूरी बस्ती का कंट्रोल करते थे। यानी कि वो लोग शिकार पे जाया करते थे और उन्हीं से लड़कियां शादी करती थी कबीले की, क्योंकि अल्फा लोग को वो पसंद करती थी, क्योंकि उनको सुरक्षा मिलने की संभावना थी। तो अल्फा से आप समझिए शक्तिशाली व्यक्ति। ठीक है, यानी कि वास्तविक संस्थापक को हम इससे रेट कर लेंगे। फिर डी से समझेंगे दिल। और दिल का क्या है? दिल को अगर आधा काटा जाए तो क्या बनेगा? दो बनता है। और कर्क से मतलब बिच्छू। ठीक है, तो ये देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेज याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए कोचीन को 1503 में इन्होंने दुर्गीकरण कर दिया था, पहला यूरोपियन फोर्ट था। उसके बाद भटकल में जो कृष्णदेव राय जो थे उनसे इनको परमिशन मिल जाती है, क्या करें कि भैया अपना तुम दुर्ग बना लो। और 1510 में ये क्या करते हैं? गोवा छीन लेते हैं बीजापुर के शासक आदिल शाह से। ठीक है, तो देखिए बीजापुर में के लिए हमने एक बीज का चित्र दिखाई दे रहा होगा, आदिल शाह का नाम याद करना है तो ये दिल दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि गोवा जो है बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना गया था और 1510 में छीना गया था। इसके अलावा ये सती प्रथा का अंत कर देते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि सती प्रथा का अंत कर दोगे तो जो विधवाएं होंगी उनका क्या होगा? क्योंकि भारतीय तो शादी करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो विधवाओं को तो भारतीय परंपरा में तो बड़े ही हेज दृष्टि से देखा जाता था उनको। तो ये लोग उनसे शादी करने के लिए अपने लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो सती प्रथा अंत करने के पीछे कोई कल्याण नहीं होता है, बल्कि इनकी चाल होती है कि जिससे कि जो विधवाएं होती हैं इनसे शादी करके, क्योंकि देखो अच्छी लड़की की शादी कोई इनसे तो करेगा नहीं, तो विधवाओं से शादी करने का इनको मौका मिल जाता है, और जिससे कि इनकी आबादी बढ़े और ये अपने क्षेत्र में और भी मजबूत होती चले जाएं। ये कारण रहता है। तो ये शादी के लिए अपने लोगों से प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। ठीक है, इसके अलावा ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो होती है उसका भी अंत कर देते हैं, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने शुरू की थी, उसका अंत अल्बुकर्क कर देते हैं। और इसके अलावा 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लेते हैं और 1515 में हॉर्मुज पे भी ये अधिकार कर लेते हैं। मलक्का आपका कहाँ पड़ता है? ये मलेशिया इंडोनेशिया के क्षेत्र के बीच में पड़ता है, और जो हॉर्मुज है वो आपकी फारस की खाड़ी में पड़ता है।
अब बात करेंगे वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा जो होते हैं वो 1524 से 1529 तक रहते हैं, और किंग जॉन तृतीय ने 1524 में इन्हें भारत में पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा था, और मलेरिया से दिसंबर 1524 नहीं लिखा है, 29 होना चाहिए था, कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कोची में वास्को डी गामा को दफनाया गया, और 1538 में उनका जो शव होता है वो पुर्तगाल वापस ले जाया जाता है। अब देखिए नीनो डी कूना 1529 से 1538 तक इनका शासन रहता है। इसको भी याद करने का हम ट्रिक बताएंगे। कुछ काम इनके देख लेते हैं कि 1530 में गोवा को राजधानी बनाते हैं कोचीन की जगह। एक तो ये बात। दूसरी बात, मद्रास के सेंटोमे और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई जाती हैं, जिससे भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार हो जाता है। इसके अलावा गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या करके 1534 में बेसिन और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया जाता है। अब इसको हम ट्रिक से देखेंगे कि देखिए नन्हे से कान्हा ने क्या किया, बहादुर शाह की हत्या कर दी, ठीक है, और उससे क्या छीना, दीव और बसिन। दीव का मतलब दिया और बसिन का मतलब बंसी। बंसी मतलब बांसुरी। अब कृष्ण के हाथों में दिया और बांसुरी है, तो आप समझ लो कि नन्हे से कान्हा ने दीव और बसिन छीन लिया, ठीक है ना। तो ऐसे आप इससे चित्र से याद कर सकते हैं। इसके अलावा रही बात पुर्तगाली बस्ती बसाने की, तो इन्होंने मद्रास के सेंटोमे में और पश्चिम बंगाल के हुगली में बस्तियां बसाई थी, पुर्तगाली बस्तियां। तो हुगली को हम गुगली से रिलेट कर लेंगे और सेंटोमे को हम सेंट से रिलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई, वो तो बताएंगे। इसके अलावा जो गोवा होती है, गोवा को ही राजधानी बनाते हैं कोचीन की जगह। उसके लिए हम एक राजधानी एक्सप्रेस ले आते हैं आपके लिए, और उस पर नीनो डी कूना को बैठा देते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि नीनो डी कूना गोवा चले गए राजधानी से। बस इतना याद कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि गोवा को राजधानी नीनो डी कूना नहीं बनाया था, किसी और ने नहीं बनाया था। जिंदगी में ये आप ट्रिक भूल नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए अब बस्तियों की भी हम देख लेते हैं कि हुगली को और सेंटोमे को इन्होंने पुर्तगाली बस्ती बसाई थी। तो देखिए ये है पुर्तगाली बस्ती हुगली की, ठीक है, और यानी कि ये हुगली में क्या खेल रहे हैं, गुगली खेल रहे हैं, नीनो डी कूना, ठीक है। तो नीनो डी कूना का संबंध हो गया पुर्तगाली बस्ती हुगली से, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा सेंटोमे की बात है तो पुर्तगाली बस्तियों में नन्हे से कान्हा जो है वो सेंट लगा के घूमते हैं कि कोई ना कोई गोपी तो है, इनसे पट जाएगी, ठीक है। तो इस कारण से तो ये मेरा केवल मजाक का नहीं, ये ट्रिक याद कराने का है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और हंसी हंसी में ही सही आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या इससे भी बेहतरीन कोई ट्रिक हो सकती थी। इसके अलावा भारत में यूरोपियों का आगमन की बात करेंगे तो धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर अधिकार कर लिया और कार्टेज व्यवस्था लागू कर दी, जो एक प्रकार का लाइसेंस व्यवस्था थी, ठीक है साथियों। तो देखिए हिंद महासागर पे पूरा कंट्रोल जो था वो पुर्तगालियों के हाथ में आ जाता है, और उससे जो भी कोई जहाज निकलता था उनसे ये लोग शुल्क लेना शुरू कर देते हैं, जिसको कि हम कार्टेज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और शुल्क तो छोड़िए, नॉर्मल आदमी की तो बात करिए ही मत, यहाँ तक कि जो मुगल जहाज होते हैं उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता था, क्योंकि इनमें पुर्तगाली लुटेरे घूमते थे और वो जहाज को लूट लेते थे। तो फिर पुर्तगाली लोग ये कहते थे कि देखिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या आपने हमसे लाइसेंस लिया था, ठीक है। तो ये कारण था कि भाई लाइसेंस लेना पड़ता था और मुगल जहाज़ों को भी लेना पड़ता था, क्योंकि देखिए चाहे मुगल कितने भी मजबूत हों लेकिन नौसेना के मामले में ये इनके बराबर मजबूत नहीं थे। तो भाई समुद्र में पुर्तगालियों का डंका बजता था, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है कोई इस बात की। और ये लाइसेंस इस बात की ओर इशारा करता है कि हिंद महासागर में किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों का एक विशेष प्रकार का शुल्क देना होगा। सीधी सी बात है, बात कर चुके हैं इस पर। देखिए पूर्वी तट पर पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पुर्तगाली प्रथम थे, ठीक है। अब देखिए अगर आप पूर्वी तट पर जाएंगे तो वहाँ पड़ेगा पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पुर्तगाली पहले थे और दूसरे कौन थे, डच थे।
अंग्रेजों ने भी इस पर कब्जा किया था, लेकिन 1793 में किया था, जो कि 1814 में पेरिस की संधि के तहत ये फ्रांस को सौंप दे देते हैं। धीरे धीरे पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में उपयोग किया जाने लगता है और 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और 1000 से अधिक पुर्तगालियों को बंदी बना लेते हैं। ठीक है, देखिए पुर्तगालियों की देन की बात अगर हम करेंगे तो भाई देखिए, तंबाकू लाए ये लोग, बहुत बढ़िया चीज़, आलू लाए, टमाटर लाए, मिर्च लाए, गोथिक कला लेके आए। गोथिक कला आप पूछोगे क्या होता है, तो देखिए ये एक तरह से देखे जाए तो यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक कमाल है कि जो इनकी जो बिल्डिंगें होती थी उसमें लंबे लंबे मेहराब बनाए जाते थे, जिससे क्या होते थे वो बहुत ही तीक्ष्ण और इमारत जो है बहुत ही लंबी दिखती थी। और अगर आप देखेंगे तो गोवा में जो चर्च वगैरह बनी है वो इसी गोथिक कला पर बनी है। तो ये गोथिक कला इस तरह की थी। और फिर जहाज़ों का निर्माण इसी कारण से तो इनकी नौसेना मजबूत हुई थी। और प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार ये लोग 1556 में कर लेते हैं। पुर्तगालियों का पतन क्यों होता है कि भैया देखो, एक तो ये बहुत ही कट्टर धार्मिक नीति अपनाते हैं, किसी को भी पकड़ कर जबरदस्ती उसको क्या कर लेते हैं ईसाई बना देते हैं, बर्बरतापूर्ण रवैया करते हैं भारतीय व्यापारियों के साथ, हाई टैक्स वसूल करते थे उनसे। 1580 में स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार हो जाता है, जिससे पुर्तगाल की जो ताकत होती है वो सीमित हो जाती है और अंग्रेजी और डच नौसेना की बढ़ती शक्ति भी इनको चुनौती पैदा कर देती है और मराठों और मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य भी इनके लिए क्या होता है, एक तरीके से खतरा होता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि ये लोग राजकुमारी कैथरीन के विवाह में ब्रिटेन के जो चार्ल्स द्वितीय उनको बम्बई दहेज में दे देते हैं। और बम्बई जो था वो इनकम का बहुत बढ़िया सोर्स होता है और यही बम्बई जो है उलट फेर करके, और जो चार्ल्स होते हैं, चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजकुमार, वो किसको किराए पे दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो एक तरीके से पावर घुमा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच जाती है और पुर्तगालियों का धीरे धीरे से सफाया शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, डचों का आगमन। ठीक है, कि आखिर डच कैसे आए, कब आए, है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो साथियों हम बात करेंगे डचों के आगमन की। तो 16वीं शताब्दी के मध्य से जो डच थे वो भारत और पूर्वी जगत में प्रवेश करने के लिए एक उपयुक्त मार्ग की खोज के लिए प्रयासरत थे। पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन शुरू हुआ। डच जो थे वो कहे एक तरीके से हॉलैंड यानी कि वर्तमान में जो नीदरलैंड है वहाँ के मूल निवासी थे। और ये पहला जो डच अभियान होता है 1596 में कार्नेलिस डे हाउटमैन के नेतृत्व में पूर्वी जगत में पहुंचता है। पूर्वी जगत का मतलब है इंडिया और आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, मलक्का वाला क्षेत्र। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर के वेरिंग ओस्ट इंडिसे कंपनी नामक एक बड़ी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी को डच सरकार के द्वारा अगले 21 सालों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने, युद्ध संधि और किलेबंदी का अधिकार दे दिया जाता है। जाओ भैया, किसी से भी युद्ध करो, कहीं भी किले बनाओ, कहीं व्यापार करो, सबकी छूट है तुमको। प्रारंभ में क्या होता है कि डचों की जो गतिविधियां होती हैं वो मसाले के व्यापार तक सीमित होती हैं, जिसका मुख्य केंद्र कहाँ होता है ये आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया को अगर आप देख पाएंगे तो इंडोनेशिया तक होता है। और जब भारत के साथ इनका संपर्क होता है तो इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्रों के व्यापार को भी शामिल कर लिया होता है, जिससे इनको अत्यधिक लाभ मिलता है। और बात होती है लगभग 1605-6 की। तो 1605-6 में ये पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में मसूलीपट्टनम कहाँ पर है, ये इनकी पहली डच फैक्ट्री होती है 1605-6 में।
दूसरी डच फैक्ट्री इनकी जो होती है वो होती है पुलिकट में 1610 में, जिसको निजामपट्टनम या पोत्तोपोली भी बोल देते हैं कोई कई। और 1610 में ये चंद्रगिरी के राजा के साथ हुए समझौते के तहत पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना भी की जाती है और इसे अपना मुख्यालय भी बना लिया जाता है। और यहाँ पर डचों ने अपने सिक्के भी ढाले। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेते हैं कि सिक्के कहाँ डाले गए थे, तो इसी पुलिकट में डाले गए थे। तो जहाँ पे सिक्का ढल जाएगा तो समझिए आपका सिक्का चल रहा है। सिक्का चलने का मतलब यही होता है कि भाई आपका डंका बज रहा है। तो 1653 में डचों ने हुगली के निकट ही चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, 1653 में। तो इससे पहले हम बताते हैं कि डचों की बंगाल में पहली कंपनी 1627 में पीपली में स्थापित करते हैं और कुछ दिनों के बाद ये बालासोर चले जाते हैं। परंतु बंगाल में इनका व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू होता है और ये जो होता है चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 17वीं शताब्दी के अंत तक इनकी कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर में स्थापित हो चुकी होती हैं। और डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और कोचीन में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जो 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल हो जाता है। ये तो रही मोटा मोटी बात। और आप देख सकते हैं इस चित्र में ज़्यादातर इनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो पूर्वी तट पर हैं। आखिर इसका कारण ये है कि ये लोगों का व्यापार जो होता था वो मलेशिया से होता था और मलेशिया इनके पूर्वी तट पे पड़ेगा। इस कारण से पूर्वी तट पर इनकी अधिकांश फैक्ट्रियां देखने को मिलेंगी इनकी डचों की। तो भैया डचों के द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में उत्तर और मध्य भारत से नील, कच्चा रेशम और बिहार और बंगाल से ये क्या लेते थे, शोरा और नमक। ठीक है, और भारतीय वस्त्रों का ये निर्यात करने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं डचों को जाता है। तो भारतीय वस्त्रों को एक्सपोर्ट की वस्तु बनाया था किन्होंने, डचों ने। और उल्लेखनीय बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, परंतु अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के आगे टिक नहीं पाए। ठीक है, पुर्तगालियों को तो इन्होंने बहुत अच्छी चुनौती दी है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी नौसैनिक शक्ति के सामने ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। और 1759 की बात है और 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य में बेदरा का युद्ध, जिसे हम चिनसुरा का युद्ध या हुगली का युद्ध भी कहते हैं, हो जाता है। और इस युद्ध में डचों की हो जाती है हार। और बेदरा के युद्ध के बाद डचों की सैन्य शक्ति का भारत में अंततः पतन शुरू हो जाता है और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव द्वारा किया गया। अब देखिए, ये जो क्लाइव बंदा था इसने डचों को तो हराया ही था, और उधर बंगाल में इसने एक खेल और किया था, प्लासी के युद्ध में भी इसने बंगाल के नवाब को हराया था। ठीक है, सिराजुद्दौला को। इसके बाद आप देखिए अंग्रेजों का काम। ये जो टाइम पीरियड है इसमें ये भारतीय नवाबों शासकों को भी हरा रहे हैं और जो इनके कंपटीटर हैं उनको भी अंग्रेज हरा रहे हैं, है ना। और आप देखेंगे वांडीवाश का युद्ध होता है अंग्रेजों के और तुम्हारे फ्रांसीसियों के बीच में, उसमें भी ये लोग अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर क्या होता है कि इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, सबसे पावरफुल थे मराठे। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली उन्हें पकड़ पकड़ के मारता है, उनकी ताकत लगभग ख़त्म हो जाती है। तो इनके सामने जो कंपटीटर था मराठे वो भी नहीं रह पाते हैं पावरफुल। तो अंग्रेजों के लिए एक तरीके से तो खुद तो ये रास्ते साफ कर रहे थे, लेकिन किस्मत भी जो थी इनके लिए रास्ते साफ कर रही थी। शायद भविष्य की गर्त में अंग्रेजों का ही भाग्य उदय होना था, ऐसा मुझको लगता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि डच कंपनी का जो कंट्रोल था सीधे डच सरकार के हाथ में था, जिससे कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर पाती थी, जो कंपनी के पतन का मुख्य कारण बनती है। और यही प्रॉब्लम आई थी किसकी, फ्रांसीसियों के सामने भी समस्या आती है कि सरकार का कंट्रोल होता है
और वो कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की अच्छी बात ये रहती है कि वो लोग पे कंट्रोल गवर्नमेंट का इतना नहीं होता है जितना इन कंपनियों के ऊपर होता है। तो ये सब बातें थी। अब अंग्रेजों का आगमन। जो सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी का प्रस्ताव जो है ब्रिटिश क्राउन को भेज दिया। लेकिन प्रिवी काउंसिल द्वारा इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया गया था। और एक वर्ष बाद इन व्यापारियों ने कंपनी की संरचना का पुनर्गठन करके पुनः प्रस्ताव को इनके पास भेजा। परंतु इस बार क्या होता है, ये मूर्त रूप में दिसंबर 1600 में क्या होता है, इसको अप्रूवल मिल जाता है और ये पास हो जाता है। तो 1600 ईस्वी में इस कंपनी को हॉलैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक आज्ञा पत्र मिलता है, जिसके तहत कंपनी को अगले 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया होता है। और ये अधिकार जो होता है वो 1688 ईस्वी में हुई इंग्लैंड की क्रांति या फिर कहें श्वेत क्रांति तक बना रहता है। और इस क्रांति के बाद संसद की सर्वोच्चता स्थापित होती है और 1694 में ब्रिटिश संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा सभी नागरिकों को पूर्व के साथ व्यापार करने की छूट दे दी जाती है। हालांकि लीवेंट कंपनी जो थी वो 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त कर चुकी थी और 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। और 1702 में न्यू कंपनी के साथ मिलकर ये एक नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज़ के रूप में व्यापार करने लगी थी, जो सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध होती है। ठीक है साथियों, ये तो थी अंग्रेजों की बात। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अंग्रेजी क्राउन की अनुमति के बाद तेज गति से विस्तारित होने लगती है और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना भी जरूरी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी और जिसका कार्यभार निजी निवेशकों के हाथों में था। हालांकि ब्रिटिश क्राउन जो था कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों में तो हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन जो विदेशी मामले होते थे, राजनयिक मामले होते थे, उनमें जरूर रहता था ब्रिटिश क्राउन का दखल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मेन कंपीटिटर यानी कि मुख्य प्रतिस्पर्धी थी वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि डचों को परास्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापार पर एकाधिकार यानी मोनोपोली स्थापित कर लेती है। और ब्रूस बंटन द्वारा लिखे गए एक लेख में ये दिया है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी एजेंट ऑफ एम्पायर इन द अर्ली मॉडर्न कैपिटलिस्ट एरा में ये इंगित किया गया है कि 1660 से 1690 के बीच एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार लगभग 300 गुना बढ़ गया था। कितना गजब है, उस समय 300 गुना बढ़ना आप समझ सकते हैं, आज तो कुछ ब्याज नहीं मिलती। 1708 ईस्वी में दो कंपनियों ईस्ट इंडिया कंपनी और इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी का विलय हुआ और एक नई कंपनी अस्तित्व में आई। हमने बात की थी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कालांतर में 1833 ईस्वी के चार्टर द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। और देखिए कैप्टन हॉकिंस जो होते हैं वो भारत पहुंचते हैं कुछ कि भैया कुछ रियायतें मिल जाए व्यापार करने के लिए, कुछ व्यापारिक संबंध बन सके। कंपनी तो बन गई इनकी, अब भाई इनको आवश्यकता क्या है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध बन सके। लेकिन दिक्कत क्या कि यहाँ पुर्तगाली आके पहले से व्यापार कर रहे हैं, वो उनको टिकटें देंगे नहीं। तो इस कारण से कैप्टन हॉकिंस को भेजा जाता है कि भाई देखिए कि हम भारत जाओ और वहाँ से व्यापारिक संबंध स्थापित करो। तो कैप्टन हॉकिंस जहाज़ जिसका नाम था हेक्टर जहाज़ वो सूरत बंदरगाह पे पहुँचता है और उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जो होते हैं वो जहांगीर से मिलने जाते हैं और जहांगीर से इनकी मुलाकात होती है।
लेकिन ज़्यादा कुछ ये हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हालांकि बड़ा खुश होता है इनको, लेकिन जो जिस उद्देश्य के लिए भेजे जाते हैं वो उद्देश्य इनका पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है। और होता क्या है कि एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिलती है। कब? 1613 में मिलती है वो। तो विलियम हॉकिंस जो है सूरत में मुगल दरबार 1608 में पहुंचता है, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहता है। फिर 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचता है और मुगल गवर्नर से अनुमति प्राप्त करने में सफल रहता है। स्वाली कहाँ पर है? ये है। और स्वाली में युद्ध भी होता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। और वो होता है अंग्रेज़ों के और पुर्तगालियों के बीच में, जिसमें कैप्टन वेस्ट जो होता है पुर्तगालियों की बैंड बजा देता है। बिल्कुल कैप्टन वेस्ट जो होता है वो पुर्तगालियों की बैंड बजा देता है, बैंड, इसीलिए बेस्ट है वो। तो कैप्टन वेस्ट क्या होता है? कैप्टन वेस्ट के द्वारा स्वाली में पुर्तगालियों को हराकर उनका वर्चस्व खत्म कर दिया और इस तरीके से अंग्रेज़ों ने सूरत में स्थायी रूप से 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करी। ठीक है। तो 1611 में परमिशन मिल जाती है लेकिन अस्थायी रूप से, लेकिन 1613 में स्थायी रूप से सूरत में फैक्ट्री ये बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और जहांगीर के समय में 1611 में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में भी एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन 1613 में सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि स्थायी फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी। तो स्थायी और अस्थायी का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सूरत में 1616 में डचों ने और 1668 में फ्रांसीसियों ने भी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये भी आपको गौर रखना है, याद रखना है इस पॉइंट को भी। फिर देखिएगा, बहुत कुछ चाहने के मकसद से और व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए 1615 में सर टॉमस रो भी पहुंच जाते हैं जहांगीर के पास, क्योंकि इस बार सर टॉमस रो को मतलब ये भेजते हैं क्योंकि कैप्टन हॉकिंस बहुत कुछ कर नहीं पाए थे यात्रा में, लेकिन सर टॉमस रो तो बहुत चालाक व्यक्ति था और अड़ियल और जिद्दी किस्म का व्यक्ति था। और जब सर टॉमस रो जो होते हैं वो जहांगीर से मिलते हैं अजमेर में। ठीक है, आ चुका है प्रश्न कि कहाँ मिले थे, तो अजमेर में जाकर के ये मिलते हैं और इनको ये यूरोपियन घोड़े वगैरह बड़ा तोहफा फोफा दे करके, लालच वालच दे करके इनसे ये वो परमिशन ले लेते हैं और करीबन ये भारत में 3 साल रहते हैं, 1615 से 1618 तक। इसी बीच में क्या होता है कि जब ये लगभग 2.5 साल इनको हो चुके होते हैं भारत में, तभी पुर्तगालियों के जो लुटेरे होते हैं वो बड़ी दिक्कत पैदा करते थे। यहाँ तक कि जो मुग़ल जहाज़ होते थे उनको भी ये दिक्कत पैदा करते थे। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जहाज़ होते थे मुग़लों के जहाज़, उनमें इनकी जो मुग़लों की जो रानियाँ होती थीं, उनकी जो बेटियाँ होती थीं, उनके भी व्यापार के जहाज़ चला करते थे। समझ रहे हैं आप? तो उनको भी ये परेशानी पैदा होती थी। तो इसलिए सर टॉमस रो जो होते हैं वो क्या करते हैं, जहांगीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि पुर्तगालियों के विरुद्ध मैं आपको नौसैनिक शक्ति प्रदान कर सकता हूं, बशर्ते कि आप हमारी कुछ हमको जो चुंगी वुंगी कर वगैरह है उसमें थोड़ी रियायत दें। और इस पर जहांगीर इनको मान जाता है। लेकिन आगे चल करके ये मालूम पड़ता है कि जहांगीर ने जो है केवल ये फरमान नहीं दिया था थाली में जाके, बल्कि पूरा भारत ही अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो सर टॉमस रो जो थे बहुत ही सफल इनकी यात्रा रहती है भारत की और ये अपने मंसूबों में कामयाब रहते हैं। लेकिन हालांकि जब ये पहुंचे थे ब्रिटेन में तो इन्होंने अपनी यात्रा को असफल बताया था। लेकिन अगर इतिहासकार इनकी यात्रा को इतना सफल मानते हैं कि ये इतिहास में मील का पत्थर साबित हो जाते हैं। और ये वही टाइम होता है जो कि गेम चेंजिंग टाइम होता है इतिहास के सुनहरे पन्नों में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों की बात की जाए तो आपके सामने है कि ये
फैक्ट्रियां जो हैं वो बनाते हैं। मद्रास में, मसूलीपट्टनम में, हरिहरपुर बालासोर में, हुगली में, कासिमपुर में, आगरा में, अहमदाबाद में, भड़ौच में, सूरत में, और बम्बई तो इनको दहेज में मिल ही जाता है 1668 में किराए पे। ठीक है साथियों, तो आप ये देख सकते हैं कि जो फ्रांसिस डे जो हैं, फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, जहां बाद में एक किलेबंदी कोठी बनाई गई। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोठी बनाई गई है, उसको क्या नाम दिया गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। और 1668 ईस्वी में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त किया था। ये तो हमने बात की थी अभी। ठीक है, और उसके बाद पश्चिमी तट की महत्ता को देखते हुए बम्बई को कंपनी का मुख्यालय भी बनाया गया। फिर 1686 में कंपनी का संघर्ष मुगलों से होता है और अंग्रेजों द्वारा माफ़ी मांगने पर औरंगजेब उन्हें क्या करता है? 1.5 लाख रुपए मुआवजा के बदले में जो उनके जो व्यापारिक अधिकार छीने होते हैं वो वापस कर देता है। ठीक है, और 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है। और ये सब हम बात कर चुके हैं कि बम्बई दहेज में मिलता ही है, और ये सब 10 पाउंड के किराए पे मिलता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये 2-3 पॉइंट आप इसमें याद कर लीजिएगा। फिर कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे? जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक ने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती को, यानी कि कलकत्ता वाली जो जगह है, को चुनते हैं, और इस तरह 1690 में उन्होंने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना करते हैं। फिर देखिए, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना होती है मद्रास में 29 सितंबर 1688 को किंग जेम्स द्वितीय द्वारा 30 दिसंबर 1687 को जारी एक रॉयल चार्टर के तहत मद्रास के निगम का उद्घाटन कर देते हैं। और ये न केवल भारत का पहला बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे पुराना निगम भी होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अंग्रेज पूर्वी पश्चिमी तटों पर बंगाल में अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे होते हैं, साथ ही साथ ये अन्य यूरोपियन शक्तियों को भी चुनौती दे रहे होते हैं और भारतीय शासकों को आपस में मिलाकर उन्हें कमज़ोर कर रहे होते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का ही अनुसरण कर रहे होते हैं। अब बात करेंगे डेनिश व्यापारियों के बारे में। तो अन्य यूरोप शक्तियों की तरह डेनिश भी 1616 ईस्वी में भारत आते हैं और ये डेनमार्क के निवासी होते हैं। डेनिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के टेंकोबार में तथा दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में बंगाल के सेरामपुर में स्थापित करते हैं। जो डेनिश होते हैं वो भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सफल नहीं हो पाते हैं और 1845 ईस्वी तक आते आते अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वापस चले जाते हैं अंग्रेजों को पेश करके। अब देखते हैं फ्रांसीसियों का आगमन। तो देखिए, फ्रांसीसी जो थे वो सबसे अंतिम यूरोप शक्तियों में से एक थे जो भारत में आए थे। 1664 यानी कि 1664 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के जो मंत्री थे उनका नाम क्या था? कॉलवर्ट। ठीक है, तो कॉलवर्ट के प्रयास से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी जिसका नाम क्या था? फ्रांसिस देस इंडेस ओरिएंटलेस की स्थापना होती है और इस कंपनी का पूर्ण स्वामित्व फ्रांसीसी सरकार के हाथों में ही था। ठीक है, तो एक तरीके से ये सरकारी कंपनी मान लो। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की तथा अगले वर्ष गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र लेकर के 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में भी दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करी थी? सूरत में 1668 में, और अगले वर्ष मतलब 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र लेते हैं और मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो पश्चिम में फिर पूरब में। फिर 1673 ईस्वी में वालिकोंडापुरम के सूबेदार
शेर खान लोधी से एक गांव लेकर वहां एक शेर खान लोधी से एक गांव लेकर वहां एक किलेबंदी करते हैं, फ्रांसीसी बस्ती बसाते हैं, जिसे बाद में पौंडीचेरी नाम दे दिया जाता है। और 1674 में फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से एक जगह किराए पर ली होती है। यहाँ उन्होंने 1690 ईस्वी तक एक फ्रांसीसी कोठी का निर्माण शुरू किया, जिसे चंद्रनगर की कोठी भी कहते हैं। तो देखिए, बंगाल का जो सूबेदार है ना शाइस्ता खान, ये वही शाइस्ता खान है जिसे शिवाजी ने मार मार के भगाया था मराठा से, महाराष्ट्र अपने क्षेत्र से, और इसकी 3 उंगलियां काट ली थी। तो ये वही शाइस्ता खान है। और जब ये बात औरंगजेब को मालूम पड़ी कि शाइस्ता खान को मार मार के भगाया है, तो उन्हें इनका ट्रांसफ़र कर दिया बंगाल में, और इनसे कभी बात भी नहीं करी औरंगजेब ने। तो ये वही शाइस्ता खान है। इन्हीं शाइस्ता खान से फ्रांसीसियों ने क्या किया 1674 में। देखिए, इनको भगाया कब था, 1663 में भगाया था शिवाजी ने मार मार के, और इनका ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया था, बंगाल का सूबेदार इनको बना दिया था औरंगजेब ने। और वहीं पर 1674 में फ्रांसीसियों ने बंगाल के इन्हीं सूबेदार से, यानी कि शाइस्ता खान से, एक जगह किराए पर लेते हैं और 1690 ईस्वी तक एक फ्रांसीसी कोठी का निर्माण शुरू कर देते हैं, जिसको कि बाद में चंद्रनगर की कोठी कहते हैं। तो साथियों, व्यापारिक गतिविधियों से लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही थी, और इसी दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारतीय राजाओं के आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, और इससे क्या होता है, एक नए संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, और जिसके 3 धड़े बनते हैं, एक फ्रांसीसी, दूसरा अंग्रेज और तीसरा भारतीय राज्य। और परिणामस्वरूप होता क्या है कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्धों की एक श्रृंखला की शुरुआत होती है, जिसे कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। तो फिर कर्नाटक वार शुरू होती है। तो अगले वीडियो में हम कर्नाटक वार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले क्या कर्नाटक करता है, और क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से और फ्रांसीसी के बीच में और अन्य कंपनियों के बीच में और भारतीय राज्यों के बीच में क्या खिचड़ी पकती है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। और ये कुछ लिस्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत परीक्षा उपयोगी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये आपको पॉइंट्स फैक्ट्स पता होने चाहिए, जो कि मैंने अपने इस वीडियो में शामिल किए हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। हालांकि हमने इसके ऊपर बात कर ली है, लेकिन संक्षिप्त रूप के लिए आप इसको एक तरीके से सरसरी निगाह से एक बार देख जरूर लीजिएगा, ऐसा मेरा कहना है। साथियों, अब देखते हैं गत वर्ष में जो परीक्षा में प्रश्न आए हैं, उसमें से सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने इसमें से चुने हैं। तो इजी तो आप कर ही लेंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करें तो मेरा वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, तो आपने देखा था कि फांसी पे एक बोतल लटकी थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 2, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। प्रथम दुर्ग मैंने आपको बताया था ना, कोचीन में अल्बुकर्क ने बनाया था, ठीक है, जबकि वो वहाँ का गवर्नर नहीं था, पहले ही बना गया था वो। तो ये क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी। प्रश्न तीसरा है आपका, मिलान करना है आपको, पौंडीचेरी, गोवा, ट्रंकेबाग, मद्रास, ठीक है। तो इसमें जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी पे किसका अधिकार है, फ्रेंच का था, ठीक है। और गोवा पे, अब गोवा पे तो सबको ही पता है, पुर्तगालियों का, सती प्रथा वगैरह अंत करवाई थी उन्होंने, पुर्तगालियों ने करवाई थी गोवा में। और टांकेबार पे किसका था, डेनिस का, अभी बात करी है। और मद्रास पे डच का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो चिंसुरा, ऑप्शन बी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था, तो भाई देखिए ये पुर्तगाली ने बनाया था हुगली को, ठीक है, ये लूटपाट करते थे और इसी से इनका क्लैश हुआ था। और निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था, तो ऑप्शन बी जॉब चार्नक, हम बात कर चुके हैं।
निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? ये इसके हैं थॉमस बेस्ट, ऑप्शन 20। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? तो भाई शुरुआत तो उन्होंने की थी, किसने की थी? फांसी पे लटकी नीली बोतल यानी नीला पानी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, और अंत किया था कर्क ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक कौन था भाई? तो अल्बुकर्क था। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भाई कॉलवर्ट को। तो साथियों, इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो में लगती है मेहनत, कई बुक्स से सोर्स लिया जाता है, तो इसमें लगते हैं हफ्तों के हफ्ते। तो हमारा अगला वीडियो आएगा, हो सकता है कुछ समय के बाद आए, तो इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि